से हम लोगों के जो हॉस्पिटल्स में आज पेशेंट्स हैं, ऐसा लगभग 8,556 पेशेंट तो ऐसे हैं जो ऑक्सीजन स्पॉट जो है उसके ऊपर आधारित हमारा इलाज चल रहा है, और वेंटिलेटर्स आईसीयूज इसमें 3,828 मरीज हैं। ऐसे लगभग 12,400 मरीज इस समय प्रदेश में हैं। और इसमें एक उल्लेखनीय बात यह है कि हरियाणा के जो मरीज हैं उनको तो हम एडमिट कर ही रहे हैं। ऐसा एक अनुमान है कि गुरुग्राम में लगभग 40% मरीज वो दिल्ली से आकर के एडमिट है। फरीदाबाद में भी ऐसा कोई 20% के आसपास ये मरीज दिल्ली का और नोएडा का ये वहां एडमिट है। और जीटी रोड सोनीपत से लेकर और अंबाला तक यहां भी कहीं 10%, कहीं 15%, कहीं 20% अलग अलग शहरों में ये पेशेंट भी बाहर प्रांतों के आकर के एडमिट हैं। अब चूंकि मरीज तो मरीज ही है, इसलिए हम हरियाणा के प्रांतों का इलाज यानी मरीजों का करेंगे ही, लेकिन अगर कोई मरीज दूसरा भी आता है तो हमारे अस्पतालों में किसी ने उसको मना अभी तक नहीं किया है। हम अपने शेष लगभग 90,000 ऐसे कोविड पेशेंट्स हैं जो होम आइसोलेशन में हैं या कोविड के जो सेंटर्स हैं उन सेंटर्स में, और वो अपना इलाज करवा रहे हैं। कोई घर में रह के कर रहा है, कोई वहां करवा रहे हैं। तो ऐसे डिस्ट्रिक्ट कोविड सेंटर्स जो संख्या में लगभग 500 से ऊपर हैं, ऐसे डिस्ट्रिक्ट कोविड सेंटर्स में भी इन मरीजों को और देखभाल की जा रही है। अभी हमने कुछ अस्पतालों में बेड्स को बढ़ाने की भी व्यवस्था की है। पीजीआई में जो अभी बेड्स 200 बेड्स को बढ़ाने की बात ये हमने 2 दिन पहले की है, उसके लिए ऑक्सीजन का कोटा भी बढ़ा दिया गया है। और इसी प्रकार पंचकुला में, साथ में करनाल में, जो हमारा नल्लड़ का मेडिकल कॉलेज है इसमें, एसजीटी मेडिकल कॉलेज गुड़गांव में, और जो एक नया मेडिकल कॉलेज फरीदाबाद में खुला है अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज, उसमें 100 बेड्स, इस प्रकार से लगभग 700 बेड्स की व्यवस्था ये 2 दिन पहले ही हमने की है। और उसका जो ऑक्सीजन का कोटा है वो हमने रिलीज कर दिया है। अभी भी लगभग पीजीआई में भी 800 बेड और गुंजाइश है। फरीदाबाद में भी इसकी गुंजाइश बनी है। सभी मेडिकल कॉलेजेस का अगर मिला लें तो 1000 बेड्स नए ये बनने की हमारी स्थिति में है। साथ ही डीआरडीओ जो आर्मी की सहायता से हम 500 बेड का एक हॉस्पिटल पानीपत में रिफाइनरी में और 500 बेड का हिसार में, जहां ऑक्सीजन को गैस रूप में उपलब्ध है, ये 2 मेडिकल कॉलेज भी बनाए जा रहे हैं। गुरुग्राम में सीएसआर के तहत वेदांता ग्रुप भी एक 100 बेड का नया अस्पताल ये बना रहा है। मैनकाइंड फार्मा के 70 बेड का एक अस्पताल भी तैयार किया गया है, उसका भी आज या कल में उसका उद्घाटन कर दिया जाएगा। तो ऐसे इन सब बेड्स की व्यवस्था करने के लिए हमने एक अधिकारी भी जिम्मे लगा दिए ताकि डेली उसकी मॉनिटरिंग वो कर सकें। ऑक्सीजन की जहां तक सप्लाई है, चंडीगढ़ में हमने कंट्रोल रूम बनाया है, और उस कंट्रोल रूम में हमारी जो ऑक्सीजन की व्यवस्था है, क्योंकि ये अपने आप में बड़ा चैलेंज है। पहला चैलेंज इसके अंदर ये था कि ऑक्सीजन हमको उपलब्ध हो, उसका कोटा कैसे बढ़े। आसपास जहां से हमको मिल रही थी, जिसमें पानीपत है, रुड़की है, देहरादून है, बद्दी से भी कुछ दिन हमको ऑक्सीजन मिली, भिवाड़ी से हमको ऑक्सीजन मिली। लेकिन जब ये ऑक्सीजन कम पड़ने लगी तो नॉर्थ ईस्ट से, खास करके उड़ीसा प्रांत से हमको जो स्टील प्लांट्स जितने हैं वहां से ऑक्सीजन की उपलब्धि हुई, ताकि 70 मीट्रिक टन वहां से प्रतिदिन का कोटा हमको मंजूर हुआ है। पहला चैलेंज कोटा मंजूर कराने का था। दूसरा चैलेंज दूरस्थ स्थानों से ट्रांसपोर्ट के माध्यम से इस ऑक्सीजन को लाने का था। उनके लिए हमने 20 टैंकर प्राप्त कर लिए हैं, जिनको ट्रेन के द्वारा वहां से लाया जाता है, और खाली टैंकर यहां से हवाई जहाज के द्वारा हम प्रतिदिन भेजते हैं। और ये अपने आप में अभी भी आवश्यकता और हमारी टैंकर्स की है, बनी हुई है। हम इसके अलावा फ्री मार्केट से भी जितनी ऑक्सीजन हमको मिलती है वो हम प्राप्त करते हैं। एमएसएमई के कुछ प्लांट्स जो ऑक्सीजन को इंडस्ट्रियल यानी एरिया को इंडस्ट्रियल के पर्पज के लिए जहां ऑक्सीजन का उपयोग हो रहा था, उसको भी डाइवर्ट करके हमने मेडिकल ऑक्सीजन का और उपयोग करने के लिए उनको लाइसेंस दे दिए हैं। ऐसी भी 15 मीट्रिक टन हरियाणा की अलग से हमको ये ऑक्सीजन ये मिल रही है, ऐसा हमको प्राप्त हुआ है। जो पीएसए तकनीक के ऊपर आधारित ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग प्लांट भले ही छोटे होते हैं, जिसमें एक पीएसए प्लांट में
0.37 मीट्रिक टन ही ऑक्सीजन हमको मिलती है। वो भी 6 ऑक्सीजन के ऐसे मिनी प्लांट्स ये हमको मिल गए हैं, जिसमें से 4 ये चालू हो चुके हैं। एक आध दिन में 2 और भी चालू हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त 180 पीएसए प्लांट्स की एक ऑर्डर हमने केंद्र सरकार के सामने रखा है, वो भी शीघ्र विदेश से मंगवा करके और वो हमको मिलेंगे। इस गैस को यानी ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से लाने के बाद अगला जो चैलेंज होता है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है जिले में और जिले के बाद हॉस्पिटल्स में, और इसके लिए जो अलग अलग सप्लायर हैं उन्होंने उसको सिलेंडर्स में भरने के ये व्यवस्था की हुई है। ऐसी 13 जिलों में 22 पॉइंट्स ऐसे हैं जहां से इसको सिलेंडर में भरा जा सकता है, और सिलेंडर भर करके फिर दूर दराज जो भी हॉस्पिटल है उनमें पहुंचाया जाता है। हर हॉस्पिटल की अलग अलग संख्या के हिसाब से उनका कोटा निर्धारित किया है। जब भी अचानक किसी हॉस्पिटल में संख्या बढ़ती है तो उसका कोटा भी बदलना पड़ता है, और ये लगातार दिन रात 24 घंटे हमारा जो मॉनिटरिंग सेल है यहाँ पर एक हमने बनाया हुआ है, हमारा एक मॉनिटरिंग सेल पंचकुला में ही, उसमें भी हमने 3 बड़े अधिकारियों को ये जिम्मे लगाया है। इस कंट्रोल रूम को सारा संचालन करते हैं, और कहीं भी गैस इसकी शॉर्टेज ना हो जाए। हर जिले में डीसीज को हमने कहा है कि इमरजेंसी कोटा ज्यादा नहीं तो एक 10-20 सिलेंडर भर करके अपने कब्जे में उनको रखने चाहिए, और ऐसा 2-3 जगह हमको अचानक जब बहुत समस्या आई तो उसका उपयोग भी उन्होंने किया। तो इस प्रकार से सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उन्होंने इसको तैयार करके दिया है, और कहीं भी कोई कठिनाई ना आए इसके लिए हम काम कर रहे हैं। और साथ ही एक तैयारी हमें रेमडेसिविर इंजेक्शन और टोसिली इंजेक्शन, इसका भी एक चैलेंज है। हमें 20,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन इसकी मांग केंद्र से की है, लेकिन अभी तक 12,700 रेमडेसिविर इंजेक्शन ही हमको मिले हैं। इसी प्रकार जो टोसिली जो इंजेक्शन है ये भी हमको 160 और ये मिले हैं, जिसमें से 80 इंजेक्शन तो हमने प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए और 80 सरकारी जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उनको दिए हैं। और एक व्यवस्था बनाई गई है कि उस व्यवस्था से जो इलाज करने वाला डॉक्टर है एक परफॉर्मा भर के हमने प्रदेश की 3 एक्सपर्ट डॉक्टर्स की टीम बनाई है, उनको भेजते हैं, और वो व्हाट्सएप के ऊपर ही जल्दी से उसका निर्णय करते हैं कि किस पेशेंट को टोसिली की आवश्यकता है। क्योंकि डॉक्टर एक्सपर्ट्स कहते हैं कि बिना आवश्यकता के टोसिली देने से भी मरीज को लाभ की बजाय उसकी हानि हो सकती है। इसलिए बहुत एक्सपर्ट डॉक्टर्स उनके माध्यम से इसको सैंक्शन किया जाता है और तब उसको दिया जाता है। तो इस टोसिली का और रेमडेसिविर का जो कालाबाजारी शुरू हो गई थी उसको भी हमने रोकने में सफलता पाई है। इसी प्रकार विषय हमारा टीकाकरण का है, वैक्सीनेशन का। 45 वर्ष से ऊपर के लगभग 39 लाख लोगों का प्रदेश में और टीकाकरण हो चुका है वैक्सीनेशन का। अब 18 से 45 वर्ष के जो लोग हैं इनका जो 1 मई से शुरू किया गया वैक्सीनेशन, इसके लिए 3 लाख डोज हमको मिली हैं, और ये 3 लाख में से लगभग 1.25 लाख लग चुकी हैं। अगले 2 दिन में 3 दिन में जैसे ही नेक्स्ट हमारे पास एक खेप और आएगी इंजेक्शन की तो उसको भी हम चालू करेंगे। इसके लिए बाकायदा रजिस्ट्रेशन कराया जाता है, उनको सेंटर्स अलॉट किए जाते हैं, जिस सेंटर पर उसकी बारी आती है वहां जाकर के वो इंजेक्शन जो है वो लगवाता है। एक बात निर्णय हमने किया है कि 18 से 45 का जो टोसिली इंजेक्शन है, पहले तो 45 से ऊपर के सभी सरकार को फ्री मिलते थे केंद्र सरकार की ओर से, लेकिन ये प्रदेश सरकारों को खरीदना पड़ता है 400 रुपये और 600 रुपये प्रति इंजेक्शन के हिसाब से। लेकिन हरियाणा प्रदेश ने यह तय किया है कि हम 18 से 45 साल के सभी आयु के जितने भी लोग हैं उन सबको मुफ्त में अपने जो सेंटर्स हैं उनके ऊपर लगाएंगे। प्राइवेट हॉस्पिटल्स अपनी ओर से 50% कोटा उनका तय किया गया है, वो जाकर के और खरीद के लाते हैं, वो पैसे से ही लगाते हैं। कुछ संस्थाएं भी इसमें लगाना चाह रही हैं, उनको भी CSR के माध्यम से वो इंजेक्शन ला करके और वो संस्थाएं वो लगा सकती हैं। तो इस प्रकार ये सारे जो हमारे चैलेंज हैं, इन चैलेंज को ध्यान में रखते हुए हमने एक एक चीज का बारीकी से अध्ययन किया है, और बारीकी से अध्ययन करने के बाद जो जो नए चैलेंज आते हैं उसको हम तुरंत दूर करते हैं। अब इसमें एक प्रश्न पैदा होता है कि समाज में बहुत तरह के लोग हैं, साधन संपन्न हैं, वो अपना इलाज खुद करा सकते हैं, लेकिन जो लोग गरीब हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उसकी भी व्यवस्थाएं
सरकार ने बहुत सी व्यवस्थाएं पहले बनाई हुई हैं। कुछ लोगों ने अपने पेंशन, अपनी इंश्योरेंस कराई हुई है, इंश्योरेंस के पैकेज लिए हुए हैं, वो लोग तो इंश्योरेंस के माध्यम से करते हैं। सरकारी कर्मचारी, उनके सरकार के रेट्स फिक्स हैं, चाहे वो सरकारी में कराएं अथवा प्राइवेट कहीं डॉक्टर के पास इलाज कराते हैं, तो जो रेट फिक्स है वो उनको मिलते हैं। जो गरीब आदमी हैं वो लोग हमारी जो सरकारी अस्पताल हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, वहां आकर के इलाज कराते हैं, लेकिन वहां संख्या जो बेड्स की वो सीमित होने के कारण से फिर हम प्राइवेट जितने हॉस्पिटल्स हैं, जो 42 ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जिनको रिकॉग्नाइज किया हुआ है, उनमें रेफर करते हैं। रेफर किए हुए ऐसे सब पेशेंट्स का जो खर्च है उसके रेट्स आयुष्मान भारत, ये रेट्स अलग से तय किए हुए हैं। अस्पतालों को वो रेट्स गवर्नमेंट की ओर से दिए जाते हैं। लेकिन एक वर्ग ऐसा भी है जो शायद अस्पताल तक नहीं पहुंच सकता है, सीधे प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता है। तो ऐसा सीधा प्राइवेट हॉस्पिटल जाने के बाद उसको उसकी कई बार जानकारी नहीं होती, कई बार समय का अभाव होता है, कई बार उसकी मजबूरी होती है, तो वो लोग वहां हॉस्पिटल में जाते हैं, मनमाने रेट उनको प्राइवेट हॉस्पिटल चार्ज करते हैं। इसके लिए भी सरकार ने और रेट ये घोषित किए हैं। ये रेट 8,000 रुपए से लेकर के और 18,000 रुपए तक रेट प्रतिदिन प्रति बेड का ये तय किया हुआ है। जो आइसोलेशन बेड्स यानी ऑक्सीजन बेड्स हैं और नॉन नाभ हॉस्पिटल हैं, यानी नाभ एक्रेडिटेड होते हैं और नॉन नाभ होते हैं, तो जो नॉन नाभ हैं उनका रेट 8,000 रुपये ऑक्सीजन बेड का है। ऐसे वेंटिलेटर के इससे पहले आईसीयू का रेट उनका 13,000 रुपया है और वेंटिलेटर का 15,000 रुपया है। लेकिन जो नाभ के अस्पताल हैं उनके रेट फिक्स किए हैं 10,000 रुपया, 15,000 रुपया और 18,000 रुपया रिस्पेक्टिवली। एक मरीज का एक दिन का ये रेट है। क्योंकि अनाप शनाप रेट वो चार्ज करते थे, इसलिए ये रेट तय करने पड़े हैं। हालांकि मैं उन अस्पतालों को साधुवाद देता हूं जो इससे भी कम रेट में और पेशेंट्स का इलाज कर रहे हैं। हम अपील करते हैं ऐसे हॉस्पिटल्स को कि कम से कम पैसे चार्ज करके और ऐसे लोगों को इलाज किया जाए, खास करके गरीब लोगों का। फिर भी आज एक स्कीम हमने उसमें बनाई है कि जो बीपीएल के लोग हैं, बीपीएल कार्ड धारक हरियाणा के लोग जो इन प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर के इलाज कराते हैं, उनके लिए एक पैकेज ये हमने आज बनाया है। और उस पैकेज के हिसाब से प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 5,000 रुपया, मैक्सिमम 7 दिन के लिए ये 35,000 रुपये का एक पैकेज ये उनको मुफ्त में हम घोषणा कर रहे हैं, ताकि ये 35,000 रुपया जहां वो इलाज कराते हैं वहां अपने बिल में से 35,000 रुपया कम करा करके उनको दें, ताकि हम ये पैसा सीधा अस्पताल के खाते में आरटीजीएस करेंगे, ताकि उनको ये 5,000 रुपये प्रति बेड का प्रतिदिन का ये राहत मिल सके जो बीपीएल के लोग और अपना एडमिशन वहां कराते हैं। एक पैकेज ये है। दूसरा, जो अस्पताल हैं, इन अस्पतालों को निश्चित रेट किए गए हैं कि किसी भी व्यक्ति का, चाहे वो हरियाणा का है चाहे बाहर का है, उन सबको इन रेट्स पर ही चार्ज करेंगे, इससे ज्यादा रेट चार्ज नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी जो हरियाणा के लोग हैं उनको वो ज्यादा से ज्यादा भर्ती कर लें, इसके लिए एक इंसेंटिव उन अस्पतालों के लिए हम रखते हैं कि हरियाणा के लोग जितने इन प्राइवेट अस्पतालों में जो कोविड रजिस्टर्ड अस्पताल हैं, ये जितने हरियाणा के लोगों को एडमिट करेंगे, प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 1,000 रुपया एक बेड के हिसाब से, मैक्सिमम एक व्यक्ति के लिए 7 दिन, यानी मैक्सिमम 7,000 रुपया ये उन अस्पतालों को भी हम देंगे, ताकि हरियाणा के लोगों को ज्यादा से ज्यादा और एडमिशन दें। इस प्रकार के 2 ये पैकेज ये आज हम घोषणा कर रहे हैं, जिसमें से हरियाणा के सब लोगों को भी लाभ मिलेगा और खास करके जो बीपीएल के लोग हैं उनको भी 5,000 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से 7 दिन का मैक्सिमम 35,000 रुपया और उनका ये लाभ इनको ये मिलेगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो कोविड पॉजिटिव आने के बाद या तो हॉस्पिटल में एडमिशन नहीं मिलता, या उनको बताया जाता कि वो होम आइसोलेशन में रहें और घर पर ही अपना इलाज करें, या जो कोविड सेंटर्स में हैं जिनका एडमिशन नहीं हो पाता है, ऐसे लोग घर पर रह करके जब इलाज करेंगे, उनका भी कोई दवाई का खर्च है, कहीं एक आध कंसल्टेशन डॉक्टर से उनको करनी पड़ती है, या कुछ छोटे ऑपरेटर्स खरीदने पड़ते हैं, किसी का ऑक्सीमीटर है, किसी का थर्मोमीटर है, तो ऐसा
वो खर्चा 2000 से लेके और 8000 तक कहीं भी आंका जा सकता है। कोई पेशेंट 2000 रुपये भी खर्च कर सकता है, कोई पेशेंट 8000 रुपये भी खर्च आता है। तो उसका भी ऑन एवरेज ऐसा पेशेंट कोविड पॉजिटिव आने के बाद घर में रहकर इलाज करेगा उसको, और वो बीपीएल का होगा, तो उसको भी 5000 रुपये की लमसम सहायता ये उस पेशेंट को भी दी जाएगी जो पॉजिटिव आता है, जिसका पॉजिटिव में रजिस्ट्रेशन है। उसको केवल अपना बीपीएल का कार्ड दिखाना है और 5000 रुपये की सहायता उसके खाते में और ये सीधी भेजी जाएगी। एक विषय मित्रों कल से समाचार पत्रों में भी छपा है, कुछ मीडिया के मित्रों ने टेलीविजन पर भी दिखाया है। मेरा 2 दिन पहले नू में दौरा हुआ था, तो नू दौरा के समय हमने हर जगह जैसे एक ऑडिट करते हैं हर चीज का, तो वहां के ऑडिट करने के बाद हमको ध्यान में आया कि जितने बेड्स वहां चालू स्थिति में हैं वहां एक सफिशिएंट व्यवस्था के हिसाब से चल रहे हैं, लेकिन वेंटिलेटर्स बड़ी संख्या में वहां रखे हुए हैं। काफी समय पहले खरीद करके रखे थे, लेकिन वो चालू नहीं कर पाए, किन्हीं कारणों से भी नहीं चालू कर पाए। 80 वेंटिलेटर वहां रखे थे, जिसमें से 34 ही चालू हैं, बाकी 46 वेंटिलेटर अभी नहीं चल रहे हैं वहां। तो हमने तुरंत प्रभाव से ये कहा कि आप इन 34 को 50 करिए, 16 वेंटिलेटर तो वहां और बढ़ा दिए हैं, उनकी ऑक्सीजन की व्यवस्था भी उनकी कर दी है, और साथ ही आसपास के स्थानों पर जहां वेंटिलेटर न होने के कारण से पेशेंट इधर उधर उनको भेजने पड़ते हैं, तो ऐसे 5 वेंटिलेटर रेवाड़ी के लिए और 5 वेंटिलेटर पलवल के लिए ये वहां से भिजवाए हैं। अब चूंकि वहां व्यवस्था में वो अतिरिक्त वेंटिलेटर थे, कहीं किसी का उपयोग हो रहे थे और इसलिए वहां से भेजे गए, ऐसा नहीं है, बल्कि वहां तो 34 से 50 की व्यवस्था कर दी गई है। कुछ वहां के वेस्ट इंटरेस्ट कह लीजिए, राजनीति करने वाले लोग कह लीजिए, जिन्होंने इस बात का शोर मचाया कि आखिर यहां से वेंटिलेटर क्यों निकाल कर ले जाए जा रहे हैं। जो चीज बंद डब्बे में पड़ी है, सालों से पड़ी है, जंग लगेगा उसको, उसकी बजाय आज के समय तो ऐसा एक भाव जागना चाहिए कि जो चीज काम मेरे नहीं आ रही हो दूसरे किसी के काम आए, तुरंत देना चाहिए। बल्कि एक उदाहरण तो मेरे पास ऐसा आया, जो 80 साल का वृद्ध जो हॉस्पिटल में एडमिट था, वहां अचानक एक 40 साल का व्यक्ति, उसकी पत्नी वहां गई कि मेरे पति को ये आवश्यकता है, बेड मुझे मिल नहीं रहा है, थोड़ा गुहार लगाई डॉक्टर को, इसको उसको, तो उस 80 साल के वृद्ध को जानकारी मिली। उसने तुरंत कहा कि मेरी बजाय इस 40 साल के नौजवान को बेड की आवश्यकता ज्यादा है, मैं तो अपना इलाज घर में जाके कर लूंगा, और वो बेड छोड़ करके घर चला गया। उस 40 साल के व्यक्ति को वो बेड दिलवाया। हमारा कहना सेवा भाव में पता नहीं क्या कुछ करना पड़ता है। तो इस सेवा भाव की बजाय हम अपना इतना छोटा स्वार्थ लेकर चलें कि मेरे यहां से, और ये यानी वेंटिलेटर कैसे चले गए। पहली बात तो सरकार की संपत्ति है, वो यहां जाएगी कि वहां जाएगी, वो निर्णय सरकारी होगा। दूसरा, उसका उपयोग वहां कोई नहीं हो रहा, वो पता नहीं कब उपयोग होगा कब नहीं होगा। वहां भी 34 हमने 50 कर दिए। तो इस प्रकार की जो छोटी हरकतें करने के जो लोग आदी हैं, उनको मैं एक राय देना चाहता हूं कि भलाई उसी में है, सेवा भाव उसी में है कि हमारे काम जो चीज आ रही है वो तो ठीक है, लेकिन जो दूसरे व्यक्ति के काम आ जाए वो उससे अच्छा होगा। इसलिए हम लोग गरीब से गरीब व्यक्ति की सेवा करने के लिए, मेरे लिए ना कोई आम है ना खास है, सब बराबर हैं, सबका सेवा हो, तो इस प्रकार से हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं। इस पर भी हमें ध्यान देना अति आवश्यक है। मित्रों, मैं अंत में यही कहना चाहूंगा कि ये जो ऐसा विषय आया है, इस विषय के समय हमें सबको मिल करके, चाहे वो सरकार हो, चाहे मीडिया हो, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, जनता हो, या जो लोग पीड़ित हैं उनके परिवार विशेष तौर पर हो, सब लोग मिलकर के यदि इस महामारी का मुकाबला करेंगे तो इस महामारी से हम लड़ पाएंगे, इसको महामारी को हरा पाएंगे, हम स्वयं जीत पाएंगे। ये भाव अपने को मन में रखना है। तो इसके लिए जितने काम एक एक करके हम कर रहे हैं, चाहे ऑक्सीजन की व्यवस्था है, बेड्स की व्यवस्था है, समाज के लोगों के ऊपर खर्चा ना पड़े इसकी व्यवस्था है, ये सब हम कर रहे हैं। एक महत्वपूर्ण काम और है जिसको हमको सबको मिल करके करना है, और विशेष तौर पर विपक्ष के लोगों को मैं विशेष आग्रह करूंगा, वो है इस बीमारी का जो डर बैठाने का काम कर रहे हैं वो कोई भी ना बैठाए। अगर डर बैठाने का काम ने कर दिया तो इस बीमारी से पार पाना बहुत कठिन होगा। हम सब पॉजिटिव बातें आगे लाएं। बीमारी खतरनाक बहुत है,
कोई मालूम नहीं ये कब रुकेगी, कहां तक जाएगी। पहली वेव, दूसरी वेव, बहुत लोग तरह तरह की चर्चा करते हैं, कहीं तीसरी वेव ना आ जाए, कहीं चौथी वेव ना आ जाए। मेरा कहना डरने के बजाय हमको इतना साहस रखना है कि जब आएगी उस समय तैयार रहेंगे उसका मुकाबला करने के लिए भी। होप फॉर द बेस्ट एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। तो ये साहस लेकर के हम चलेंगे, निश्चित रूप से हम इसमें सफलता प्राप्त करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। ग्रामीण क्षेत्र के अंदर कुछ लोगों का कहना है कि वहां ये बीमारी पैर पसार रही है, कहीं ना कहीं प्रभावित ज्यादा हो रहे हैं लोग। ये बात ठीक है कि आखिर बीमारी तो कहीं भी जा सकती है। शहरों के लोग जागरूक होने के नाते कहें या वहां हेल्थ फैसिलिटीज ज्यादा है इस नाते से उसका लाभ उठाने की बात कहें। ग्रामीण क्षेत्र में कई बार थोड़ा निडरता भी है, थोड़ा उनकी इम्यूनिटी का जो स्ट्रेंथ है वो शहरी इलाके से ज्यादा भी है। निर्भीक होकर के आज भी कहते हैं कि कोरोना हमारा क्या बिगाड़ लेगा, लेकिन मेरा सबसे कहना यह है कि ये कोरोना अगर आगे बढ़ता है तो इससे इतना भी भिड़ना नहीं है कि हम इसकी परवाह ना करें। हमने सावधान होकर के अपना बचाव करना है। ग्रामीण क्षेत्र के लिए अलग से एक प्रोग्राम चलाने के लिए मैंने कल ही हेल्थ डिपार्टमेंट को कहा है। एक पैकेज वो तैयार कर रहे हैं, प्रोग्राम तैयार कर रहे हैं। उस प्रोग्राम में पहले ट्रेनर्स जो हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग हैं, मेडिकल एजुकेशन के डिपार्टमेंट के लोग हैं, वो ट्रेनर्स को एक मॉड्यूल बना करके देंगे कि कुछ लोगों को ट्रेन किया जाए ताकि गांव-गांव में जाकर के वो प्रचार कर सकें और एक प्रारंभिक जांच के कैंप लगा सकें। प्रारंभिक जांच के कैंप लगाकर हर ऐसा व्यक्ति जिसको थोड़ा बहुत भी लक्षण है, लक्षण नहीं भी है, तो संभव हो तो हर व्यक्ति ये मान करके पता नहीं इसको भी कोविड हो सकता है, कोविड नहीं है ये गारंटी से कोई कह नहीं सकता है। कई बार व्यक्ति को पता नहीं लगता है और वो कोविड हो भी जाता, ठीक भी हो जाता। एक हार्ड इम्यूनिटी की तरफ, जो ये क्या इसको बोलते हैं, हार्ड इम्यूनिटी की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। और आज भी जो सर्वेज हुए हैं उस सर्वे में ऐसा कहते हैं कि 40% लोग तो हो ही चुके हैं कोविड अफेक्टेड। हालांकि संख्या हमारी अस्पतालों की या टेस्टिंग की इतनी नहीं बता रही है, लेकिन बहुत लोग हो गए हैं। ऐसे सब लोगों का टेस्ट करने के लिए हम कैंप लगाएंगे। जो बहुत माइल्ड नेचर का जिनको कोरोना लगता है, हो गया होगा, उसको घर में रह करके कैसे ठीक हो सकता है उसकी जानकारी देंगे, उसका प्रचार करेंगे। जो मॉडरेट टाइप है उसकी पहचान होने के बाद जो लोकल डिस्पेंसरीज हैं, पीएचसीज हैं, सीएचसीज हैं, उनको उनकी देखभाल करने के लिए रेफर करेंगे। और जो सीवियर हैं, बहुत गंभीर तरह के अगर पहचान होती है तो ऐसे लोगों को हॉस्पिटलाइज करा करके, जितने हॉस्पिटल की व्यवस्था हम बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे और बढ़ेगी, वहां ले जाकर के उनका इलाज कराने के लिए हम करेंगे। तब जाकर ये चक्र टूटेगा। अगर ये चक्र टूटता नहीं है तो कोई भी किसी के साथ संपर्क आने के बाद वो इस चक्र में फंस सकता है। तो इसलिए इस चक्र को तोड़ने के लिए एक सामूहिक प्रयत्न करना है। इसमें ऊपर से लेकर नीचे तक सब लोग लगे हैं और हम भी सबके सुझाव लेकर के जो जो चीज हमारे ध्यान में आती है उस हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं और किसी चीज में पीछे न रहें। ये हरियाणा प्रांत सामूहिक अपने प्रयत्नों के माध्यम से आगे बढ़ते हुए इन चीजों को कर रहा है। हमारे जो गरीब लोग हैं उनको राशन ठीक से मिले। प्रधानमंत्री जी ने 5 किलोग्राम गेहूं प्रति व्यक्ति 2 महीने के लिए घोषणा कर दी है। इसका वितरण और जो पहले से राशन दिया जाता है उसका वितरण हम वॉलंटियर्स जैसे पिछले साल लगाए थे, ऐसे वॉलंटियर्स उनको भी संपर्क करेंगे जो पिछले बार थे। नए वॉलंटियर्स को भी रजिस्ट्रेशन करेंगे ताकि घर घर डोर डिलीवरी का जो हमारा मैकेनिज्म है, इस मैकेनिज्म को फिर सुदृढ़ करेंगे ताकि लोग बाहर ना निकलें, बल्कि ये जो एक प्रकार से वॉलंटियर्स हैं इनको पास बना के देंगे और ये पासेज लेकर के और जाकर के घर घर में चीज वितरण करें ताकि इस बीमारी को फैलने से रोका जा सके। और इसमें जो चीजों की महंगाई हो गई थी, इसके लिए हमारे फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट ने रेट लिस्ट ये भी जारी कर दी है कि हर वस्तु एक रेंज दिया है, इससे लेकर के इसके बीच में ही वो बिकनी चाहिए, इससे ज्यादा रेट नहीं लगना चाहिए। जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है, पिछली बार भी हमने एक विशेष अभियान चलाया था डिस्ट्रेस राशन टोकन DRT, उसी को फिर लागू करेंगे
रजिस्ट्रेशन कराएंगे कि जिसके पास राशन कार्ड नहीं है उनको भी उसी प्रकार से 5 किलो प्रति व्यक्ति राशन जो है वो फ्री में दिया जाएगा। ये भी हमारी ओर से और लगातार इसको चालू करेंगे। मित्रों, इतनी सब बातें करने के बाद मैंने जैसे सब लोगों को प्रातः कल कहा था कि हम भले ही वीडियो से मिलेंगे, लेकिन वीडियो के माध्यम से हमारे व्हाट्सएप नंबर 2 दिए गए हैं, उन व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से यदि कुछ प्रश्न आते हैं तो उन प्रश्नों को भी और उसका उत्तर जो आज के संदर्भ में हमारे लिए जरूरी है उन प्रश्नों का उत्तर और मैं दूंगा। कुछ प्रश्न आए भी हैं मेरे पास अभी, तो ऐसे जो करवा लो ना म्यूट। ऐसे कोई बोलना चाहता हो पहले प्रश्न के रूप में? मैं अनुराग अग्रवाल जी से अनुरोध करूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी नमस्कार। जी नमस्कार अनुराग जी। पहले तो सर आज आपका जन्मदिन है, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप इतनी महामारी के दौर में भी अपने जन्मदिन की सारी तैयारियों को भुला के प्रदेश की चिंता कर रहे हैं और लगातार मैराथन बैठ के कर रहे हैं, जिसके लिए आप साधुवाद के पात्र हैं सर। धन्यवाद अनुराग जी। आपके माध्यम से मैं सभी की बधाई स्वीकार करता हूं और सबको धन्यवाद करता हूं कि आज आप लोगों ने सामूहिक रूप से, यानी आप और हम मिल रहे हैं, भले ही दूर बैठे हुए मिल रहे हैं, लेकिन इस अवसर पर मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मुख्यमंत्री जी, अभी विस्तार से आपने 15 दिन से जो आप फील्ड में काम कर रहे हैं, आपकी पूरी टीम काम कर रही है, अधिकारियों की टीम काम कर रही है, आपने बताया कि क्या क्या कर रहे हैं, लेकिन आज संकट सबके सामने यह है, एक एक जान बचाने का, स्वास्थ्य का है। तो लोगों को आप कैसे भरोसा दिलाएंगे कि आने वाला कल उनका बहुत अच्छा रहने वाला है? क्या कुछ उनको उनके मन में कैसे जिज्ञासा जागे? आप कहां तक अपनी तैयारियों में सफल हुए हैं? देखिए अनुराग जी, हम सब लोगों को अपना एक ईमानदाराना प्रयत्न करना है। जो व्यवस्थाएं लोगों की आवश्यकताएं हैं उसके हिसाब से व्यवस्थाएं बनानी हैं, और मैं समझता हूं कि जितनी आवश्यकता है उस हिसाब से बनाने में लगे हैं। परिपूर्ण तो कोई व्यवस्था नहीं हो सकती ऐसा मैं मानता हूं, लेकिन फिर भी जितना बढ़िया से बढ़िया व्यवस्था, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर, जितने डॉक्टर, जितने कोरोना वॉरियर्स, ये सब लोग लगे हैं, वो सब लगे हैं। और इसमें मेरा एक ही इसमें कहना है कि विश्वास बनाकर रखें, भरोसा बनाकर रखें, निराशा ना आने दें, और हम सब लोग अगर पॉजिटिव होकर के चलेंगे तो ये बीमारी तो क्या, इससे बड़ा भी कोई संकट आएगा उसको हम झेलेंगे। लोगों का विश्वास ये हमारे लिए सबसे बड़ी ताकत है, ये बना रहे तो हम जरूर लोगों को ठीक कर पाएंगे, और लोगों का जो भरोसा हमारे पर होगा तो जरूर ठीक भी होंगे। धन्यवाद। एक प्रश्न अभी अनिल मोर जी का मेरे पास आया है, क्योंकि मैंने कहा था व्हाट्सएप करेंगे तो सब लोगों ने व्हाट्सएप किए हैं। वो पूछ रहे हैं कि प्रदेश में ऑक्सीजन का कोटा बढ़ाया गया, इसके बावजूद ऑक्सीजन की कमी है। मैंने बताया जैसे ऑक्सीजन हमारे लिए एक चैलेंज ये था। शुरू में तो हमको सिर्फ 100 मीट्रिक टन कोटा ये मिला था पानीपत से, बाद में धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते रोटीवाला से हमको मिला, फिर भिवाड़ी से मिला, फिर हमको रुड़की से तय हुआ, देहरादून से तय हुआ, और जब ये सब हमें कम पड़ने लगा तो फिर हमें नॉर्थ ईस्ट में वहां से भी 70 मीट्रिक टन का कोटा ये हमको मिल रहा है। अब तो मैंने बताया हम फ्री मार्केट से भी, जो क्योंकि आज उपलब्ध होने लग गई है, फ्री मार्केट से भी हम ऑक्सीजन जो है वो ले रहे हैं, और उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन की सारी व्यवस्थाएं कर दी हैं। 6 और 2 8 टैंक आज भी आए हैं, और 8 के 8 टैंक यानी लगभग 8 टैंक में 100 मीट्रिक टन होगा ये आज सारे प्रदेश में, और ये बट जाएगा शाम तक। और जो अतिरिक्त हमारी पानी, ये 8 टैंकर तो उड़ीसा से आए हैं, तो इसलिए बाकी जगह का भी सब साथ साथ मिल रहा है। इसलिए जितना रिजर्वेशन, जितना हमारे पास वहां रिजर्व कोटा है उसको भी हम फुल करेंगे। बड़ी कठिनाई एक कंटेनर्स की है, वहां लोगों के पास स्टोर करने की भी जगह नहीं है। एक दिन हमारे पास थोड़ी ऑक्सीजन ज्यादा आई, हमने वो रोहतक में भेजी। रोहतक सिर्फ 10 मीट्रिक टन का ही और टैंकर है, और वहां हमारे पास ट्रक केवल अकेला था कि जिसने कहा जी 10 से ज्यादा मैं देना चाहता हूं, रख सकता हूं। फिर हमको 3-4 स्थानों पर भेजना पड़ा वो। तो जब ज्यादा आती है तो कंटेनर की समस्या आती है। सिलेंडर्स की सीमा, हमारे पास सिलेंडर्स भी बहुत बड़ी संख्या में उपलब्ध नहीं हो रहे, क्योंकि सब जगह सप्लायर सिलेंडर भरने वाले वो नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले। तो इसलिए सिलेंडर जितने होते हैं वो भरवा कर ले जाते हैं,
जल्दी खत्म होते हैं तो टाइमिंग का भी सेट करना पड़ता है। इसलिए ऑक्सीजन पर्याप्त होने के बाद भी जो छोटी छोटी कठिनाइयां आती हैं उसके कारण से ये चीज होती है। फिर भी जैसे मैंने बताया, रिजर्व कोटा हर जगह रखा हुआ है, हम कहीं भी कोई ऐसा विषय नहीं आने देंगे कि लैक ऑफ ऑक्सीजन किसी की मृत्यु का कारण बने। इसलिए विश्वास करें अनिल मोर जी, इसके कारण से कोई कठिनाई नहीं आएगी। दूसरा प्रश्न हमें हमारे मीडिया सीनियर मीडिया एडवाइजर हैं, इन्होंने दिया है, वैशाली चौधरी फ्रॉम पीटीसी न्यूज। तो ये कह रहे हैं कि प्रदेश के ताजा हालात को देखते हुए 144 लगी होने के बावजूद भी बीजेपी धरना प्रदर्शन लेकर के काफी मुखर है। मित्रों, ये जानकारी कल मुझे मिली थी कि हमारे पार्टी का कुछ प्रोग्राम है। अब चूंकि बंगाल में जीत के बाद ममता दीदी की जीत हुई, उनको हम बधाई देते हैं, लेकिन उनकी जीत के बाद उनके लोग शायद इस जीत को या तो पचा नहीं पा रहे। जिस प्रकार की हिंसात्मक गतिविधियां, जैसा तांडव वहां हुआ है आगजनी के और ऐसे कई किस्से, वो बहुत ही निंदा करने योग्य हैं। तो इस सारे को लेकर के और समाज में भी एक मैसेज देने के लिए पार्टी ने सारे देश में कुछ कार्यक्रम बनाए थे। मैं तो ये चाहूंगा, उनको भी कहूंगा कि भी ठीक है, हमको अपना प्रदर्शन करना होगा, छोटी संख्या में हम प्रदर्शन करेंगे, बड़े भीड़ में नहीं करेंगे, लेकिन प्रदर्शन के माध्यम से अपनी आवाज भी उठाएंगे। साथ में पार्टी के कार्यकर्ता जो पहले से भी लगे हैं, उनको मैं निवेदन कर रहा हूं कि वो कोविड के ये जो प्रभाव है, इसके कारण से जो कष्ट हो रहा है लोगों को, उसको दूर करने के लिए उसमें लगातार काम करते रहें। एक क्षणिक थोड़े समय का प्रदर्शन आज का था, इससे ज्यादा नहीं था, लेकिन उसकी आवाज उठाना भी उतना ही जरूरी था जितना हम जो कोविड के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन जैसा तांडव बंगाल में हुआ है उसकी बात भी हम सबको जानकारी मिले, इसी प्रकार से उन्होंने किया होगा। तो भी इन पीड़ितों की सेवा करने पर अपना ध्यान सब लोग रखें, ऐसा मेरा निवेदन है। कोई और प्रश्न आए हैं आपके पास? 3 नंबर लो। सोनी जी ने कहा है, वीरेंद्र सोनी जी, कि पानीपत और हिसार में स्थापित किए जाने वाले कोविड अस्पतालों में भोजन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए स्वयंसेवी संगठनों का सहयोग लिया जा सकता है। बहुत अच्छा है, ठीक बात है वीरेंद्र जी। दिल्ली, इंदौर और अन्य स्थानों पर कोविड अस्पतालों में राधा स्वामी सत्संग भोजन अन्य सुविधा उपलब्ध करा रहा है। पानीपत हिसार में सहयोग लिए बिना योजना क्या स्पष्ट करें। बहुत अच्छा है सोनी जी, आप चूंकि पानीपत में हैं और पानीपत में ये अस्पताल बन रहा है, जैसे ही बनकर तैयार होगा, मुझे लगता है 11 या 12 तारीख को यहाँ पेशेंट्स का आना शुरू होगा, तो उस समय तक हमारी जो सामाजिक संस्थाएं हैं उनका निश्चित रूप से उपयोग रहेगा। क्योंकि अगर मेडिकल हेल्प डॉक्टर्स देते हैं तो बाकी सुविधाएं भी चाहिए। पिछली बार भी मैंने देखा कि सैकड़ों की संख्या में जो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने भोजन का काम, लोगों की सहायता करने का काम, जो छोटा मोटा कोई जैसे फर्स्ट एड का जो विषय होता है, वो ऐसे कई कामों में लोग लगे थे। इन अस्पतालों के लिए भी दोनों स्थान के लोग लगेंगे तो बहुत ही अच्छा। आपसे विशेष अनुरोध कि आप इसमें वो काम में आगे आए। इसी प्रकार चंद्रशेखर जी धरणी, पिछले हफ्ते ऑक्सीजन की स्थिति तब और आज के हालात में क्या फर्क है? देखिए, पिछले बार धरणी जी इतनी बड़ी आवश्यकता हमारी नहीं थी, थोड़ी आवश्यकता थी। सभी हॉस्पिटल्स ने सब जगह पर अपने अपने कॉन्ट्रैक्ट कर रखे थे, क्योंकि ऑक्सीजन तो हर अस्पताल को जरूरत होती है। कुछ की अपनी प्रोडक्शन छोटी मोटी है, ज्यादा नहीं है, लेकिन जितने जो हमारी ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है, उन सब के साथ सबके समझौते हुए हैं। वो उन समझौतों से चल गया था, उससे ज्यादा आवश्यकता नहीं थी। ये समस्या तो अब आई है कि जब हमारे जो पेशेंट्स हैं अस्पतालों में जैसे 5-6 हजार से बढ़ने लगे, तो सभी अस्पतालों ने डिमांड की कि हमारे पास इतनी ऑक्सीजन नहीं है। तब जाकर कोटा तय हुआ, केंद्र से आग्रह किया गया, हर एक प्रदेश का कोटा तय किया गया है। और अब प्रोडक्शन नॉर्थ ईस्ट में पर्याप्त ऑक्सीजन होने के बाद उसकी ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत है और कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए मैं समझता हूं ऑक्सीजन के सारे विषय में से हम आगे बढ़ जाएंगे, पार पा जाएंगे। कुमार रमेश बी न्यूज लिखते हैं कि बढ़ते हुए कोरोना को रोकने के लिए आपने लॉकडाउन लगाया। हरियाणा में रह रहे अप्रवासी मजदूरों के लिए सरकार कुछ व्यवस्था कर रही है क्या? हरियाणा का जीटी रोड बेल्ट औद्योगिक शहर ज्यादा है, लॉकडाउन की वजह से। हमारे मित्र, पहली बात तो मैं बता रहा हूं कि पिछली बार
ये एक बहुत बड़ा संकट आ गया था लॉकडाउन के कारण से, और सभी मजदूरों में घबराहट जो हो गई थी, वो लोग घरों में जाने के लिए आतुर हो गए थे। इस बार चाहे हमने नाइट कर्फ्यू लगाया है, चाहे धारा 144 लगाई है, चाहे बाद में लॉकडाउन लगाया है, लॉकडाउन में एक बात स्पष्ट की है कि उद्योग को हम बंद नहीं करेंगे। सब प्रकार के जो उद्योग हैं उनको रेस्ट्रिक्शंस के साथ चालू रखने की पहले दिन से ही छूट है, ताकि हमारा ये जो भाई है, मजदूर भाई, श्रमिक भाई, ये दूसरे प्रांतों से आया हुआ है, इसका विश्वास बना रहे, उसको काम मिलता रहे। कहीं कहीं शिफ्टों में काम करना, कहीं कहीं 50% अटेंडेंस से काम करना, तो ऐसी सारी जो योजनाएं हैं सब बताई गई हैं, सब इनको बताया गया। तो भी आज इस समय जो पिछली बार उद्योगों के ऊपर एक प्रभाव पड़ गया था इंडस्ट्री के ऊपर, वो इस बार नहीं पड़ने दिया है। बहुत कुछ बचा हुआ है, बहुत थोड़ी संख्या में, और जितनी संख्या में अब हमको जानकारी मिल रही है, प्रतिदिन 500-1000 लोगों का आना जाना तो नॉर्मल रूटीन में भी होता है। लाखों श्रमिक हरियाणा में बाहर से आके काम करते हैं, इसलिए कहीं भी कोई किसी संख्या में, बड़ी संख्या में प्लान नहीं हुआ और होने भी नहीं देंगे। हम हर प्रकार की सुविधा उनकी, चाहे वो कोविड को लेकर के है, चाहे राशन को लेकर के है, ये सारी जो सुविधाएं हैं उनकी, वो उनकी जगह पर बनाकर रखेंगे। तो ऐसी कोई समस्या अभी हम नहीं आने देंगे, ऐसा मुझे लगता है। एक प्रश्न कर रहे हैं हमारे योगेंद्र शर्मा जी। ये पहले विषय आ गया कोविड-19 में लॉकडाउन के दौरान। अच्छा, दूध लेने और जरूरी सामान लेने पर दुकान लेने जाते तो पास की बात इन्होंने कही है। ठीक बात है, अगर लॉकडाउन को सफल करना है तो मूवमेंट को चेक करने के लिए फ्री मूवमेंट अगर होती रहेगी तो लॉकडाउन नहीं है। पिछली बार भी हमने पास देने की व्यवस्था की थी, ऑनलाइन पास। अभी भी ऑनलाइन पास की व्यवस्था जारी हो चुकी है। कोई भी अपना मोबाइल से भी अपना नाम भरेगा तो उसको ऑनलाइन पास, उसका नंबर आ जाएगा, कहीं से भी उसका प्रिंट आउट लेकर के और कहीं भी जाना हो तो जा सकता है। लेकिन काम जिसको हो वही जाए। बाहर अपने आप, यानी जो सामान लेने के लिए बाहर बाजारों में जाते हैं, उसका मैंने बताया कि वॉलंटियर्स के माध्यम से, और वो भी हम डोर, यानी सप्लाई चेन जो है उसको बनाकर रखेंगे, और जो ऐसा सप्लाई चेन में काम करने वाले वॉलंटियर्स हैं उनको भी पास देंगे। हर दिन जो बाजारों में, मोहल्लों में आकर के चीज, दूध है, सब्जी है, बाकी चीज आकर बेचते हैं, उनको भी पास मिलेगा। पास लेकर के घूमेंगे तो रेस्ट्रिक्शन भी होगी, और हर आदमी छोटी चीज के लिए भी बाहर ना जाए, बल्कि कोई भी सामान लेकर के एक ही व्यक्ति आसपास के मोहल्लों में, चाहे वो सब्जी है, दूध है, फल है, अथवा दैनिक उपयोग की वस्तुएं हैं, और जितने हमारे किराना के मर्चेंट्स हैं उनको भी हमने लिख दिया है कि अपने एम्प्लॉइज के माध्यम से उनके पास ले लें और उनके माध्यम से डोर डिलीवरी करें। तो ऐसा एक व्यवस्था बनाई है, जिसके कारण से थोड़ी कठिनाई जरूर आएगी, लेकिन मैं समझता हूं उस कठिनाई को झेलने से ही हम अपने मकसद में सफल हो पाएंगे। दूसरा एक प्रश्न किया है कि बीपीएल कार्ड धारक राशन, वो मैंने अपनी बातचीत में कह ही दिया कि हम बीपीएल कार्ड धारक जो हैं उनको जो राशन है वो 5 किलो प्रति व्यक्ति मुफ्त में राशन 2 महीने के लिए दिया जा रहा है, और वो राशन भी घरों में पहुंचाया जाएगा। जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, डीआरटी के माध्यम से, और उसमें भी हम लोग उनको राशन देंगे। एक बात कही है कि दूसरी लहर के बाद तीसरी, चौथी आने की बात मैंने अपने भाषण में ही कहा है। देखिए, हम आशा करते हैं कि अब ये जो लहर है इसके बाद ये समाप्त हो और आगे हम लोग अपनी सामान्य जिंदगी को जी सकें, इस ओर हम आशा करते हैं। लेकिन अगर कोई स्थिति फिर बदलती है, तीसरी चौथी लहर की जो आप बात कर रहे हैं, तो आज कम से कम कोई एक निराशा का वातावरण बनाने की तो जरूरत नहीं है। आज तो इतना ही कि हम ठीक दिशा में जाकर के इसको समाप्त करेंगे, और फिर अगर मान लो ऐसा कोई विषय आएगा भी सही, तो हम हर चीज के लिए तैयार है ना। आप और हम मिलकर के फिर लड़ाई लड़ेंगे। कोई एक व्यक्ति के लिए आएगी, दूसरे के लिए नहीं आएगी, ऐसा नहीं है। सुखी से रहेंगे, सब रहेंगे, झेलेंगे सब झेलेंगे, हिम्मत करेंगे सब हिम्मत करेंगे। तो इस समय एकता के इस भाव को जागृत करने का काम हम सब लोग करें, इतना ही आपसे निवेदन है। एक प्रश्न किया है हमारे अनिल मोरजी ने किया है कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्षा ने मांग की है कि सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए, आपकी सरकार कोरोना रोकने व्यवस्थाओं में फेल हुई है। मैं अपने
मित्र अनिल मोर जी को ये बताना चाह रहा हूं कि हम शैलजा जी का जो स्टेटमेंट था, खुला स्टेटमेंट उन्होंने दिया, उसको हम याद करेंगे। तो पहले तो उन्होंने कहा कि ठीक है, सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए, हम सबको मिलकर चलना चाहिए, सहयोग करना चाहिए, और हम मिलकर चलेंगे तो ये कोरोना महामारी को हम लोग इसका मुकाबला कर पाएंगे। लेकिन उसी दूसरे स्वर में जब मैंने सुना तो मुझे लगा कि हमारी इस बहन को शिष्टाचार का भी जो सामान्य जानकारी होनी चाहिए शायद वो भी नहीं है। वो एक स्वर में सहायता की बात कर रही हैं और वहीं लगे हाथ में दूसरे स्वर में वो आलोचना, तीखी आलोचना, विरोध, जैसे विपक्ष की भूमिका में विरोध के लिए विरोध किया जाता वैसे विरोध पर आई है कि ये सरकार तो बेकार है, ये तो निकम्मी है, इसका तो नेतृत्वहीन है और इनको कुछ करना ही नहीं आता, ये टाइम पे टाइम काम करते हैं। तो सर्वदलीय बैठक का जो एजेंडा मुझे लगता है उन्होंने अपने आप तय भी कर लिया, अपने आप उसका निर्णय भी दे दिया और मांग भी कर ली सर्वदलीय बैठक की जाए। सर्वदलीय बैठक किसी एक विशेष समस्या को लेकर के समाधान के लिए, सामूहिक सोच के लिए होती है और सामूहिक सोच के समय कोई बायस्ड विचार लेकर के कभी नहीं आया जाता। अगर आप इस बायसनेस से विचार करके और हमको कहेंगे, इसका मतलब हमको भी जानकारी मिल रही है कि आप उस सर्वदलीय बैठक में आकर क्या करेंगे। तो इसलिए हम अपनी बहन को मैं तो ये सलाह दूंगा कि शिष्टाचार की बातों को जरूर ध्यान रखना चाहिए। भले हम विपक्षी दल हैं, लेकिन आज कोविड की महामारी के समय हम विपक्षी भूमिका को न निभा करके हम एकता के नाते से सब साथ चलें, ये जरूर हमको ध्यान करना चाहिए। राजकुमार जी चौधरी लिखते हैं कि कोरोना महामारी के दौर में मीडिया से आपकी क्या अपेक्षा है। मित्रों, ये भी मैंने पहले बताया है कि मीडिया चीजों को जिस ढंग से आगे रखना चाहे उनको पूरी छूट भी है, रख भी सकते हैं, रखते भी हैं। लेकिन कोई एक ऐसा अवसर आ जाता है, उस समय हमें अपनी लाइन लेके चलना चाहिए नीचे से ऊपर तक, कि ये अब मीडिया का रोल ऐसा होना चाहिए कि हम लोगों का विश्वास बहाली कराएं, लोगों में आत्मविश्वास जगाएं, एक पॉजिटिवनेस के नाते से हौसला कैसे बना रहे, ये बहुत जरूरी है। हालांकि मीडिया के सारे उद्देश्य में जब हम सामान्य दिनों में करते हैं तो हर बात की क्या कमी रह गई है, उसमें क्या और सुधारा जा सकता है। मीडिया एक चेतना करने वाला एक ऑर्गन है, वो सरकार की आलोचना उस समय अच्छी लगती है, लेकिन आज हम सब अच्छी चीजें क्या हो रही हैं। अगर मान लो आज अगर 14,000 लोग कोरोना पॉजिटिव आए हैं, इतनी संख्या बढ़ गई है, वहां पर 12,000 लोग, 11,000 लोग ठीक हुए हैं, ये भी हमको प्रोजेक्ट करना चाहिए। इतनी भयंकर बीमारी में हम अपना जो डेथ रेट है, मृत्यु दर है, उसको 1% से भी कम रख पाए हैं, क्योंकि जो सामान्य इस बीमारी के विशेषज्ञ हैं उनका कहना है कि जब 2%, 2.5%, 3% हो जाती है तो उसमें कमी को देखी जा सकती है कि भी हम अपने लोगों को बचा नहीं सके। लेकिन अगर इतना कम दर में भी हम अपनी व्यवस्थाओं को संभाल पाए हैं तो ये चीज प्रोजेक्ट करने लायक है। तो इसलिए हम लोग जरूर, मीडिया के लोग, इस विषय को आगे बढ़ाएं, ये मेरा आपसे निवेदन है। निशु महाजन लिखती हैं कि डिस्पाइट स्टेट गवर्नमेंट्स रिपीटेड वार्निंग्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स आर ओवर चार्जिंग फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कोविड पेशेंट्स। इज द गवर्नमेंट प्लानिंग टू लॉन्च ए हेल्पलाइन और ग्रीवेंसेस रिड्रेसल सिस्टम स्पेसिफिकली फॉर सच कंप्लेंट्स। आपने बिल्कुल ठीक कहा, हमने वैसे तो हर जिले के अंदर एक हेल्पलाइन बना दी है, लेकिन कल तक हेल्पलाइन की जितने लोग अटेंड करने वाले होने चाहिए थे उसमें कमी थी। कल ही हमने हर जिला में कहा कि कम से कम राउंड द क्लॉक तीनों शिफ्टों में 8 से 10 लोग लगातार सुनने वाले चाहिए, और अगर कॉल ड्रॉप ज्यादा होती हैं तो और संख्या बढ़ाई जा सकती है। उसमें टेलीमेडिसिन के डॉक्टर्स ये हर जगह होने चाहिए। एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर नॉट लेस देन HCS, ये भी उसका कोई इंचार्ज होना चाहिए ताकि दिन भर उन कंप्लेंट्स का असेसमेंट करे। प्रदेश लेवल पर हमने एक कंट्रोल रूम बनाया है। ऐसी हर प्रकार की कंप्लेंट्स जो जिला केंद्रों पर आ रही हैं, किसी एक पर्टिकुलर टाइप की अगर आ रही हैं तो उसका समाधान क्या हो सकता है,
उसमें हमारे एसीएस श्री टीसी गुप्ता ये उसके इंचार्ज बनाए गए हैं। तो इसलिए कम्युनिकेशन ये ज्यादा कैसे हो, हमने जितने जनप्रतिनिधि हैं जिले के उनको फोन कॉल को अटेंड करने के लिए भी अलग से व्यवस्था की है एक अधिकारी की, ताकि क्योंकि जनप्रतिनिधि जनता के साथ जुड़ा हुआ व्यक्ति होता है। कई बार जनप्रतिनिधि जो मोस्ट बिजी हमारा जो ऑफिसर है उसी को बार बार फोन करता है, स्वाभाविक है उसका फोन नहीं मिलेगा। अब आज की डेट में सीएमओ को कोई फोन करना चाहे तो मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट कह सकता हूं उसका फोन पहले बात तो मिलेगा नहीं, मिल जाएगा तो उठेगा नहीं, क्योंकि सबसे ज्यादा इस समय सेंट्रल फिगर अगर कोई सारे सिस्टम में है तो सीएमओ है। इसलिए सीएमओ को भी कहा है कि आप अपने फोन नंबर को किसी दूसरे को दीजिए जो उसको सुन करके जवाब देता रहे, आप अपने काम में लगिए। उसको बहुत काम है, सभी हॉस्पिटल को संभालना, सभी पेशेंट्स को एक प्रकार से देखना, दवाइयों का ध्यान रखना और नए व्यवस्थाएं जो खड़ी करनी है उनको खड़ा कराना। तो इसलिए हम लोगों ने इसको ठीक से कम्युनिकेशन बना रहे इसके लिए व्यवस्थाएं बनाई है हमने सब। और एक प्रश्न आया है अनिल कुमार जी ईटीवी, हरियाणा में प्राइवेट अस्पतालों पर मनमाने दाम वसूलने का क्या सरकार के पास शिकायतें आ रही हैं? हमने इसके लिए रेट्स जैसा मैंने बताया फिक्स किए थे, लेकिन पिछली बार ठीक से लागू हो गए थे। इस बार शिकायतें आनी शुरू हुई हैं 2 दिन से 3 दिन से, तब से इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने कह दिया है। उसी में से आज की योजना है कि अगर उन अस्पतालों को थोड़ा रेट कम लेने के कारण से उनकी कठिनाई आती है तो हमने 1000 रुपया प्रति बेड वो और एक्स्ट्रा दे दिया उनको, जो पहले के रेट थे उससे भी ज्यादा। बल्कि पिछली बार जो रेट पहले शुरू में तय हुए थे 20% एक बार बीच में बढ़ाए भी थे, लेकिन कोई भी अनाप शनाप रेट चार्ज न करे। कई जगह पर रेट तो ये लेते हैं लेकिन उसमें फिजिशियन की कंसल्टेशन का अलग पैसा और ये चार्जेस अलग, वो चार्जेस अलग, अनाप शनाप चार्जेस भी उन्होंने किए हैं। ऐसे सब जगह बताया कि वो शिकायत जो केंद्र हमारा बना हुआ है वहां पर उसको शिकायत करें और सबके साथ यानी न्याय हो, हमारी इच्छा रहेगी। और अगर कहीं शिकायत के आधार पर कोई 1-2 लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई हो गई तो बाकी लोग भी उससे अपने आप ठीक हो जाते हैं। तो चाहे वो एम्बुलेंस के चार्जेस हैं, दवाइयों का रेट है, इन सब चीजों के ऊपर कंट्रोल करने के लिए और ये हमने सब काम अब आगे किया है। वैक्सीन की कमी, सुरेंद्र धीमान जी पूछ रहे हैं। तो मित्रों वैक्सीन देखिए हमने तो अपनी ओर से 50 लाख वैक्सीन के टीके खरीदने के लिए पैसा भी जमा करा दिया है, लेकिन चूंकि वैक्सीन जो उपलब्ध होती है वो एक कोटा के तहत ही मिलती है। हमको अभी तक 3 लाख जो 18 से 45 इस आयु वर्ग के लिए 3 लाख वैक्सीन अभी मिली है 50 लाख में से। अब ये जैसे ही दूसरा खेप मिलेगी फिर उसी तरीके से और आगे बढ़ाएंगे। अब ये 45 से ऊपर 39 लाख लोगों को लग चुकी है, उसकी भी अलग से वैक्सीन आती है, वो लगातार साथ साथ लग रही है। हमने अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर वो पूरा बना रखा है, वैक्सीन की इंजेक्शन की उपलब्धता यही एक हमारे लिए कठिनाई है। तो जैसे जैसे आती रहेगी वैसा वैसा हम करते रहेंगे। सीएम साहब, कोविड की ताजी लहर के पीक की तमाम आंकड़ों के बीच हरियाणा कितना तैयार है? पीक के समय महामारी से निपटने के लिए बताने का कष्ट करें। मैंने जैसे बताया है कि ये पीक जो है इस बार का जो 15 मई के आसपास का पीक, ये जो विशेषज्ञ हैं वो बता रहे हैं। और जो आज कोविड संख्या है, अब मान लें कि मानो 20% और भी बढ़ जाए तो ये 1,30,000 के आसपास एक्टिव पेशेंट्स हो सकते हैं। तो इतने पेशेंट्स की आगे बढ़ने के लिए, और उसमें से लगभग 10% संख्या और है जो हॉस्पिटलाइज होती है। अगर वो 30,000 बढ़ते हैं तो 3,000 नए पेशेंट्स हॉस्पिटल में भी आ सकते हैं। हम यहां तक तैयार हैं। उसमें मुख्य कठिनाई जो ऑक्सीजन की थी वो पूरी हो गई है। आज भी जैसा मैंने बताया कि हमारी जो उड़ीसा के 8 टैंकर आ गए हैं, 2 या 3 टैंकर कल आएंगे, फिर अगले दिन, क्योंकि ये आने जाने में समय 3.5 दिन का समय लगता है। तो उसमें किसी दिन कम आएंगे, किसी दिन ज्यादा आएंगे। ऑन एवरेज 3.5 दिन का अगर हम हिसाब लगाते हैं, 20 हमारे पास टैंकर हैं, तो ये 5 टैंकर की एवरेज प्रतिदिन की बनती है। 5 टैंकर का मतलब ये कि 75 मीट्रिक टन ये केवल उड़ीसा से आएगी। बाकी आसपास की रेगुलर हमारी चल रही है, इसलिए अभी इसमें कठिनाई नहीं है। फिर भी हमने 300 टन का जो रिक्वायरमेंट है वो उसका लेटर लिखा हुआ है, जल्दी शायद वो भी हमको मिल जाए, ऐसा मैं मान के चलता हूं। राकेश गुप्ता जी का भी
ऑक्सीजन को लेकर के ही ये प्रश्न है, ये कई बार हो गया है। विनोद लांबा जी, ऑक्सीजन सही मायने में कितनी जरूरत है, हम किस हिसाब से जिलों को सीएमओ डॉक्टर से बात करते हैं। देखिए, इसके लिए सब जगह के जो डेली पेशेंट्स हैं उनकी संख्या हमारे पास हर शाम को आती है, और आने के बाद रात्रि को ही बैठ करके उसका जो कोटा है जैसा जा रहा है, प्रति पेशेंट कितनी ऑक्सीजन चाहिए इसका एक एवरेज सिस्टम बना हुआ है कि 8 से 10 लीटर एक सामान्य ऑक्सीजन का बेड है उस पर ऑक्सीजन चाहिए, और जो वेंटिलेटर और आईसीयू है उसमें 30 और 40 लीटर के बीच में एक पेशेंट को 1 मिनट की ऑक्सीजन है, 1 मिनट में ऑक्सीजन इतनी चाहिए। तो इसके हिसाब से उसका वेट कैलकुलेट करके और उतना कोटा करके हम भेजते हैं। ऐसा इसमें से मित्रों मोटे रूप से यही सवाल थे सब, जो आपके सब प्रश्न है मैंने आपके सामने रखे हैं। अब चूंकि अगर हम आमने सामने होते तो तुरंत दो चार साथी और भी प्रश्न पूछ सकते थे, लेकिन एक मजबूरी कोविड की ही है, और पिछली बार भी हमने इसी प्रकार से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। आज भी उसी प्रकार का हमने एक प्रयोग किया है। आशा करता हूं कि पूरे विषय को ठीक से मैं रख पाया हूं, तो आप इसको अपने अपने ढंग से कैसे हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं इसका हम प्रयत्न करें। बहुत बहुत धन्यवाद।